जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इस नए वीडियो में जो भी लघु उत्तरी के बचे हुए प्रश्न है मेडिवल हिस्ट्री बीए सेकंड सेमेस्टर उसको कवर कराया जाएगा। यदि समय हो बच जाता है तो आपको दीर्घ प्रश्न भी कराया जाएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और यह वीडियो उन सभी बच्चों के पास पहुंचा दीजिए जो मेडिवल हिस्ट्री का इस बार पेपर देंगे बीए सेकंड सेमेस्टर रिटन एग्ज़ाम। अब आप भूल जाइए कि आपको एग्ज़ाम में क्या करना है, टिक लगाना है। गोले में ऐसे गोला को यानी कलरफुल करना है, गोले को पूरा इस तरह से भरना है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो उसी के समकक्ष यह वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है बलबन के दरबार की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं। प्रश्न दिया है बलबन के दरबार की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। आपको लिखना है। यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ते हैं हम। बलबन ने बहुत अधिक शानदार दरबार लगाना शुरू किया। उसका विश्वास था कि राज दरबार इतना वैभवशाली होना चाहिए कि उसे देखकर सर्वसाधारण के मन में आदर आश्चर्य और भय की भावना उत्पन्न हो। इसलिए उसने अपने दरबार की शान शौकत और अनुशासन को ईरान के पुराने बादशाहों की तरह रखा। वह दरबार में अच्छे वस्त्र पहनकर आता था और इसी प्रकार उसके दरबारियों को भी अच्छे वस्त्र पहनकर दरबार में आना पड़ता था। अब इसके आगे आपको जो लिखना है लिखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बलबन के सैन्य संगठन का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए या फिर बलबन के सैन्य शक्ति का संक्षिप्त में उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर हेडिंग सेना का संगठन यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसका उत्तर आपको लिखना है। यहाँ पर दिया गया है सुल्तान के पद को निरंकुश बनाने के लिए बलबन ने क्या कार्य किए स्पष्ट कीजिए। सुल्तान के पद को निरंकुश बनाने के लिए बलबन ने निम्न कार्य किए। पहला, राजा या सुल्तान की सर्वोच्चता। दूसरा, राजाज्ञा के पालन की अनिवार्यता। तीसरा, गंभीरता का समर्थन। चौथा, अमीरों की निःशंस हत्या। नेक्स्ट प्रश्न है बलबन का मूल्यांकन कीजिए या फिर बलबन का चरित्र चित्रण कीजिए। बलबन का मूल्यांकन। लगभग 40 वर्ष तक दिल्ली सल्तनत की बागडोर बलबन के हाथों में रही। पहले सुल्तान के नाइब और फिर सुल्तान के रूप में उसने राजकाज चलाया। इस संपूर्ण युग में उसका एक ही मुख्य उद्देश्य था, हिंदुस्तान में नव स्थापित तुर्की सल्तनत को सुसंगठित करना। इसमें संदेह नहीं है कि इस कार्य में उसे महान सफलता प्राप्त हुई। उसने आंतरिक शांति की पुनः स्थापना की और सल्तनत की उत्तर पश्चिमी सीमाओं की रक्षा के लिए उचित प्रबंध करके उसके मंगोलों के आक्रमण से बचाया। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसका उत्तर देख ले सकते हैं आप यहाँ पर। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 40 गुलामों के प्रभाव। क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न है 40 गुलामों के प्रभाव। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। 40 गुलामों के प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। 40 गुलामों की दलबंदी। इल्तुतमिश ने शासन कार्यों में सहायता प्राप्त के उद्देश्य से 40 गुलाम अमीरों का एक दल तैयार किया था। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात यह दल बहुत शक्तिशाली बन गया था। शासन की बागडोर अप्रत्यक्ष रूप से इसी दल के अमीरों के हाथ में थी। वे सुल्तान को मनमानी करवाने के लिए विवश करते रहते थे। यदि सुल्तान इनकी न सुनता तो वे विद्रोह कर देते थे। नासिरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में यह दल अधिक संगठित हो गया तथा इसके दो भाग हो गए, तुर्की अमीर दल, भारतीय मुस्लिम अमीर दल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अलाउद्दीन के शासनकाल में हुए मंगोलों के आक्रमण के अंतर्गत अली बेग के आक्रमण का संक्षिप्त परिचय दीजिए। सबसे पहले हम अली बेग का आक्रमण के बारे में लिखेंगे। फिर यहाँ पर देख सकते हैं विभिन्न यहाँ पर राजाओं के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। मलिक कफूर और गाजी मालिक बनाए गए थे। आगे प्रश्न है सुल्तान अलाउद्दीन के, इनका पूरा नाम अलाउद्दीन खिलजी या खिलजी उनके संस्थापक थे। सुल्तान अलाउद्दीन के सैनिक सुधार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो विशाल सेना का संगठन तथा इसमें सुधार करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने
निम्न कार्य किए। पहला कौन सा? स्थायी सेना की व्यवस्था किया। दूसरा, घोड़ों को दागने की प्रथा थी। तीसरा, सेना का केंद्रीयकरण किया गया। चौथा, सैनिकों का कल्याण किया गया। गुप्तचर की व्यवस्था की गई। सैनिक नियंत्रण। अलाउद्दीन के शासनकाल में कर व्यवस्था का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो पहला कर कौन था? गृह कर, खिराज कर, सराई कर, करी कर, जजिया कर, खम कर, जकात कर, आयात और निर्यात कर। बाहर से आने वाली वस्तुओं पर भी कर लगाया जाता था। यह आयात कर कहलाता था। बाहर जाने वाली वस्तुओं पर निर्यात कर लगाया जाता था। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण नीति का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति के अच्छे परिणाम हुए। इनको निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। पहला, जनता को वस्तुओं की प्राप्ति हुई और व्यापारियों पर नियंत्रण हुआ। नेक्स्ट है, व्यापार पर कुप्रभाव हुआ। कृषकों में असंतोष था और ब्राह्य सुरक्षा में सहायता मिली। नेक्स्ट प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा की योजना की असफलता के कारण क्या थे? यहाँ पर इसका उत्तर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक की शासन व्यवस्था की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। पहला है केंद्रीय व्यवस्था, दूसरा आंतरिक सुरक्षा, तीसरा डाक व्यवस्था। यहाँ पर दिया गया। शायद हमने प्रश्न को करा दिया है, लेकिन एक बार फिर करा देते हैं हम। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का चरित्र चित्रण कीजिए, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक विरोधों का मिश्रण था, विवेचना कीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र चित्रण पर प्रकाश डालिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की असफलता के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है, आप इसे पढ़िएगा। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दोआब में किए गए कर वृद्धि का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। दोआब कर, अपनी आय में वृद्धि करने के लिए दोआब में कर बढ़ाना सुल्तान का दूसरा सुधार था। संभवतः उसका उद्देश्य 5 से 10% आय में वृद्धि करना था और इसके लिए वह भूमि कर नहीं बल्कि मकानों, चारागाहों आदि पर अन्य कर बढ़ाना चाहता था। इसके आगे आप पढ़िएगा। फिरोज शाह तुगलक के सुधारों का विवरण दीजिए। फिरोज शाह तुगलक के आर्थिक एवं सैनिक सुधारों का विवरण दीजिए। यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसका उत्तर सैनिक सुधार दूसरा हेडिंग है, यहाँ पर दिया है। नेक्स्ट, सिकंदर शाह का मूल्यांकन कीजिए। शासक के रूप में सिकंदर लोदी का मूल्यांकन कीजिए। यहाँ पर दिया है, हेडिंग है सिकंदर लोदी का मूल्यांकन। सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने शासनकाल में अमीरों का दमन किया। गुप्तचरों की सफल व्यवस्था करके उसने देश में सुख व शांति की स्थापना की। बिहार व जौनपुर की समस्याओं का अंत करके जो सिकंदर शाह था वह बिहार व जौनपुर की, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, वो बिहार व जौनपुर की समस्याओं का अंत करके सिकंदर शाह ने अपने साम्राज्य में शांति स्थापित की। इस संबंध में डॉक्टर आशीर्वादी लाल ने लिखा है कि सिकंदर ने प्रशासन में अनुशासन ला दिया। अब इसके आगे आप पढ़िएगा। नेक्स्ट, लोधी वंश के पतन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तो पहला क्या है कारण? विद्रोहों का काल था उसमें और सीमाओं की सुरक्षा का अभाव था। यानी सीमाओं पर जो सुरक्षा थी वह बहुत, यानी इसमें बहुत ऐप देखने को मिला और बहुत, यानी कि हाई सिक्योरिटी नहीं थी। तीसरा है बहलोल लोदी की उदारता देखना को मिला। नेक्स्ट है कि हिंदुओं के प्रति कठोर नीति। पांचवा है इब्राहिम लोदी का चरित्र। खानवा के युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे? पहला, पानीपत का प्रथम युद्ध था। दूसरा, महमूद लोदी का राणा की मित्रता। तीसरा, राणा द्वारा बयाना पर आक्रमण। चौथा, राणा की शिकायत। नेक्स्ट प्रश्न है, खानवा के युद्ध के परिणाम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो खानवा के युद्ध के परिणाम हेडिंग है। पहला है आगरा व दिल्ली को महत्व, मुगल साम्राज्य की दृढ़ नींव। तीसरा, शत्रुओं को परास्त करने की सुगमता। चौथा, राजपूताना प्रभुत्व का अंत। पांचवा, राजतत्व सिद्धांत में परिवर्तन। आगे बढ़ते हैं हम। पानीपत के युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी की पराजय के कारणों का उल्लेख परीक्षण कीजिए। पानीपत के युद्ध के इब्राहिम लोदी की पराजय के कारण निम्न कारण थे। पहला, अफगानों का असंतोष, इब्राहिम लोदी की अयोग्यता,
तीसरा मुगल सेना का स्वर, चौथा बारूद का प्रयोग, पांचवा तुलगामा व्यूह की रचना। नेक्स्ट प्रश्न है, एक साम्राज्य निर्माता के रूप में बाबर का मूल्यांकन कीजिए। एक साम्राज्य निर्माता के रूप में बाबर का मूल्यांकन कीजिए। हेडिंग, साम्राज्य निर्माता के रूप में रसब्रुक विलियम्स और एम जफर बाबर को एक साम्राज्य निर्माता मानते हैं, किंतु डॉक्टर सरन इसके विरुद्ध हैं। वे केवल उसे महान विजेता ही मानते हैं। पहला था बाबर का, यानी क, बाबर साम्राज्य का निर्माता था। ख में बाबर साम्राज्य निर्माता नहीं था, यानी यह दूसरे वैज्ञानिक ने कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, हुमायूं की कठिनाइयों का उल्लेख कीजिए या हुमायूं की असफलता के कारणों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर दिया है, भाइयों द्वारा असहयोग। दूसरा, सहायता प्राप्ति में निराशा थी। आर्थिक संकट था। उत्तराधिकार के नियमों में अभाव था। दोषपूर्ण सैनिक संगठन था। अब इसके उत्तर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हुमायूं के चरित्र का मूल्यांकन एक व्यक्ति के रूप में कीजिए तथा हुमायूं के चरित्र की समीक्षा कीजिए। हुमायूं के चरित्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हुमायूं व्यक्ति के रूप में आदर्श था। इस विषय पर विद्वान एकमत हैं और सभी उसको आदर्श व्यक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं। क में आता है, आज्ञाकारी पुत्र, वह एक आज्ञाकारी पुत्र था। दूसरा, संबंधियों के प्रति सद्व्यवहार, उसका अपने समस्त संबंधियों से बड़ा अच्छा था, प्रशंसनीय व्यवहार था। पत्नियों में अनुरुक्त, उसकी कई पत्नियां थीं, किंतु उनके प्रति वह अपने कर्तव्यों का उचित पालन करता था। योग्य पिता, वह एक योग्य पिता भी था। संबंधियों को क्षमा करना। अब आगे बढ़ते हैं। उदार व्यक्ति था वह। नेक्स्ट है, हुमायूं तथा शेरशाह के मध्य संघर्ष का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुमायूं की वापसी के बाद शेर खान ने अपनी शक्ति बढ़ाकर जौनपुर व रोहतासगढ़, जौनपुर जो मिर्जापुर के से थोड़ा आगे बढ़ता है, गोपीगंज या भदोही के बीच में पड़ता है शायद। तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुमायूं की वापसी के बाद शेर खान ने अपनी शक्ति बढ़ाकर जौनपुर व रोहतासगढ़ के महत्वपूर्ण दुर्गों को जीत लिया। ऐसी स्थिति देखकर हुमायूं मार्ग से ही वापस लौट पड़ा तथा चौसा नामक स्थान पर उसने शेर खां की सेना का मुकाबला किया। इस घनघोर युद्ध में हुमायूं घायल होकर तथा उसने नदी में कूदकर अपनी जान बचाई। कन्नौज का युद्ध, जिस समय हुमायूं आगरा पहुंचा था, वहां उसे शेर खां ने आने का समाचार मिला। हुमायूं ने अपनी सेना को शेर खां के विरुद्ध भेजा। इस युद्ध में शेर खां का पुत्र मारा गया। इस पर शेर खां ने कन्नौज नामक स्थान पर हुमायूं की सेना पर घातक प्रहार किए। युद्ध इतनी तीव्रता से हुआ कि मुगल सेनाओं को अपने तोपखाने के प्रयोग का भी अवसर नहीं मिला। इस युद्ध में हुमायूं ने एक हाथी पर चढ़कर अपनी जान बचाई। यह युद्ध अफगानों एवं मुगलों का अंतिम युद्ध था, जिसने हुमायूं के भाग्य का निर्णय कर लिया। युद्धों का परिणाम, कन्नौज युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद शेर खां ने आगरा पर अधिकार कर लिया और शाह सूरी के नाम से भारत पर का सम्राट बन गया। हुमायूं ने भारत में शरण मिलने की आशा छोड़कर काबुल की ओर प्रस्थान किया, किंतु वहां उसके भाई कमरान ने उसकी सहायता नहीं की। नेक्स्ट प्रश्न है, शेरशाह की सफलता के कारणों का उल्लेख कीजिए। पहला है न्यायप्रियता, वह एक न्यायप्रियता शासक था। दूसरा, धार्मिक सहिष्णुता। चौथा, वह एक कुशल सेनानायक था। चौथा, कूटनीतिज्ञ, वह एक कुशल कूटनीतिज्ञ भी था। प्रजाप्रिय, वह एक प्रजाप्रिय, यानी वह प्रजा के यानी कि समस्याओं को समझता था। नेक्स्ट प्रश्न है, शेरशाह ने भू राजस्व के सिद्धांत को क्रियान्वित करने के लिए क्या क्या कार्य किए। पहला, भूमि की पैमाइश की। दूसरा, कर वसूली नगद के रूप में लिया। पट्टा व्यवस्था थी। नाम व उपज के आधार पर राजस्व व्यवस्था था। नेक्स्ट है, शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। शेरशाह के राजस्व प्रशासनिक का मूल्यांकन कीजिए। यहाँ पर उसका उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट है प्रश्न है, अकबर की राजपूत नीति के परिणामों का उल्लेख कीजिए। अकबर की राजपूत नीति की विवेचना कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नीति के परिणाम यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं, बहुत छोटा सा है। नेक्स्ट है, दिन-ए-इलाही अकबर का नया धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। दिन-ए-इलाही पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या फिर दिन-ए-इलाही के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। चौथा, दिन-ए-इलाही के प्रमुख सिद्धांतों का विवेचन कीजिए। यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट है, पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध
यद्यपि हेमू का अधिकार दिल्ली और आगरे के समीपस्थ प्रदेशों पर स्थापित हो चुका था, किंतु अभी उसको मुगलों की सेना का सामना करना था, जिससे दिल्ली की ओर प्रस्थान बड़े उत्साह तथा साहस से करना आरंभ कर दिया था। जहां बाबर तथा इब्राहिम लोदी का 1526 में भीषण युद्ध हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ के राणा और उदय सिंह की मृत्यु 1572 ईस्वी में हो गई थी। उसके बाद उसका पुत्र महाराणा प्रताप सिंह शासक बना। हल्दी घाटी का युद्ध यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अकबर की भू राजस्व नीति का वर्णन कीजिए, या फिर अकबर की राजस्व प्रबंध की सफलता के कारण बताइए। यहाँ पर दिया गया है। राजा टोडरमल को मुगल साम्राज्य का दीवान नियुक्त किया गया है। इबादत खाना के विषय में लिखिए। इबादत खाना क्या है? विभिन्न धर्मों के नेताओं से विचार विमर्श। 1575 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया। उसमें लगभग 500 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था थी। प्रारंभ यह इबादत खाना केवल सुन्नियों के लिए ही था, परंतु इस्लाम धर्म के पारस्परिक वाद विवादों उसके हृदय पर गहरी ठोस लगी। धीरे धीरे उसका इस्लाम में विश्वास कम हो गया था। अकबर ने इबादत खाने में विभिन्न धर्मानुयायियों का एक सत्संग बुलाया, जिसमें इस्लाम और हिंदू धर्म के अनुयायी ही नहीं बुलाए गए थे, बल्कि जैन, ईसाई, जोस्टर धर्म के मानने वाले बुलाए गए थे। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। जहांगीर के चित्रक दिया है। जहांगीर के चारित्रिक गुणों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, या फिर जहांगीर के चरित्र पर प्रकाश डालिए। तो पहला क्या है? सुंदर तथा स्वरूपवान। जहांगीर देखने में सुंदर तथा सुगठित शरीर का था। जहांगीर के साथ उसकी जोड़ी अनीसा जहां, नूर जहां है क्या साथ? हाँ, नूर जहां के साथ उसकी जोड़ी खूब जचती थी। यह सुशिक्षित एवं कला प्रेमी। अपने पिता अकबर की भांति जहांगीर अनपढ़ नहीं था, उससे अच्छी शिक्षा मिली थी। ठीक है। उसे फारसी भाषा यानी तुर्की एवं फारसी भाषा पर उसका अच्छा अधिकार था। तीसरा है धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु था, वह न्यायकारी था। नेक्स्ट, नूर जहां का जीवन परिचय संक्षिप्त में प्रस्तुत कीजिए, या फिर नूर जहां के विषय में आप क्या जानते हैं। नूर जहां का पिता गया सवेग फारस का निवासी था। अपनी आर्थिक विपन्नता के कारण दिया है वह अपनी स्त्री सहित फारस को छोड़कर भारत की ओर आ रहा था। तभी उसकी गर्भवती स्त्री एक कन्या को जन्म दिया। इसके बाद गया सवेग अपनी बच्ची तथा स्त्री के साथ मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक छोटा सा पद लेकर रहने लगा। आगे बढ़ते हैं। नूर जहां के चरित्र के प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए। नूर जहां पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। नूर जहां के चरित्र की समीक्षा कीजिए। 3 प्रश्न हैं, तीनों अलग अलग हैं और सबका आंसर सेम है। पहला, नूर जहां एक साहसी थी, पति भक्त थी। नेक्स्ट प्रश्न है पति प्रिया। तीसरा है चौथा, कुशाग्र बुद्धि की थी वह। नेक्स्ट, उत्तराधिकार के युद्ध के कारणों का उल्लेख कीजिए, या फिर 1657 ईस्वी में उत्तराधिकार युद्ध पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है उत्तराधिकार के नियमों का अभाव था। दूसरा, पारिवारिक प्रेम का अभाव था। तीसरा, हत्या का भय था। चौथा, दारा के प्रति दुर्भावना थी। नेक्स्ट, उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब की सफलता के कारणों का उल्लेख कीजिए। पहला है औरंगजेब का परिश्रम, यानी औरंगजेब ने इसके लिए बहुत मेहनत किया था। दूसरा, शाहजहाँ की शिथिलता। तीसरा, दारा में सैनिक गुणों का अभाव। चौथा, दारा की प्रमुख भूलें। नेक्स्ट प्रश्न है शाहजहाँ के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकार के युद्ध का वर्णन कीजिए, या फिर शाहजहाँ के शासनकाल में हुए उत्तराधिकार युद्ध की विवेचना कीजिए, या फिर शाहजहाँ के पुत्रों के मध्य हुए उत्तराधिकार के युद्ध का वर्णन कीजिए, या फिर शाहजहाँ कालीन उत्तराधिकार युद्ध पर एक टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर इसका उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, औरंगजेब की राजपूत नीति के परिणामों का उल्लेख कीजिए। मुगलों से राजपूतों का सहयोग छीन गया था, यहाँ पर ख दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है औरंगजेब की दक्षिण विजय के दुष्परिणामों की विवेचना कीजिए, या फिर औरंगजेब की दक्षिण नीति के परिणामों पर प्रकाश डालिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला, आर्थिक क्षति। दूसरा, मराठा शक्ति का उदय। और तीसरा, दक्षिणी रियासतों की समस्या क्या। तीसरा है दक्षिणी
रियासतों की समस्या। चौथा, राजपूतों की समस्या। नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब की दक्षिण नीति की समीक्षा कीजिए या फिर औरंगजेब की दक्षिण नीति पर प्रकाश डालिए। अथवा स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन बोनापार्ट को बर्बाद कर दिया, दक्षिण समस्या ने औरंगजेब को बर्बाद कर दिया था। क्या आप सहमत हैं? और चौथा है, औरंगजेब की दक्षिण नीति के क्या परिणाम हुए, संक्षेप में लिखिए। सबसे पहले हेडिंग औरंगजेब की दक्षिण नीति यहाँ पर दिया गया है। दूसरा हेडिंग है दक्षिण राज्यों का विजय अभियान। तो पहला है बीजापुर राज्य की विजय 1686 ईस्वी में। 1685 ईस्वी में सम्राट ने अपने पुत्र आजम बीजापुर जीतने के लिए भेजा, परंतु मराठों की वीरता के कारण 15 माह तक घेरा डालने के बाद भी मुगल सेना ने पहले ही घेर लिया था। परंतु 15 माह तक घेरा डालने के बाद भी मुगल सेना को कोई सफलता नहीं मिला था। जुलाई 1686 ईस्वी में स्वयं भी वहां पहुंच गया। नेक्स्ट है गोलकुंडा की विजय 1687 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब की धार्मिक नीति संबंधी सिद्धांत लिखिए या औरंगजेब की धार्मिक नीति की समीक्षा कीजिए। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ पर विभिन्न पॉइंटों में दिए गए हैं, उसको पढ़िएगा। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, एक कहानी के तौर पर पढ़िएगा। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य के पतन में अयोग्य उत्तराधिकारियों की भूमिका। औरंगजेब के दुर्बल उत्तराधिकारियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ यानी उसका हेडिंग क्या है, अयोग्य उत्तराधिकारी। अब आते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी का शासन प्रबंधन केंद्रीय शासन के अष्ट प्रधान मंत्रियों के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिए। अथवा अष्ट प्रधान राज्य परिषद का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट है, शिवाजी के अष्ट प्रधान मंडल पर एक टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, अष्ट प्रधान परिषद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आगे बढ़ते हैं। अष्ट प्रधान में निम्नलिखित मंत्री होते थे। पहला पेशवा, दूसरा अमात्य, तीसरा मंत्री, चौथा सचिव, पांचवा सुमंत, छठवां सेनापति। नेक्स्ट और सातवां है पंडित राव और आठवां न्यायाधीश। नेक्स्ट है हिंदू पद पादशाही। क्या है, हिंदू पद पादशाही की संकल्पना का वर्णन कीजिए। तो हिंदू पद पादशाही की स्थापना का लक्ष्य दूसरे पेशवा बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 ईस्वी ने रखा था। इसका अर्थ था भारत पर मुस्लिमों का शासन समाप्त करने के लिए सभी हिंदू राजाओं का एक हो जाना और संपूर्ण भारत में हिंदू राज्य की स्थापना करना। आगे बढ़ते हैं हम। शासन के रूप में शिवाजी का मूल्यांकन कीजिए या फिर शिवाजी एक महान प्रशासक, योग्य सेनानायक तथा सफल राजनायक थे, विवेचना कीजिए। यहाँ पर विभिन्न वैज्ञानिकों ने यानी विभिन्न इतिहासकारों ने भी अपने शब्दों में लिखा है। यह है चौथ और सरदेशमुखी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो सबसे पहले चौथ तथा सरदेशमुखी यहाँ पर दिया गया है। शिवाजी के आय का मुख्य साधन चौथ था, वह पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा भाग होता था। अब सर यदुनाथ सरकार ने लिखा है, यानी यह एक इतिहासकार है, इन्होंने लिखा है उसके बारे में। अगला प्रश्न, मुगल कालीन कला एवं स्थापत्य कला का संक्षिप्त परिचय दीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं, इसका उत्तर दे सकते हैं आप। नेक्स्ट है जहांगीर कालीन स्थापत्य कला पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन जो हैं आपके जो रिसर्च प्रोजेक्ट वाले होते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट एक सबमिट करना पड़ता है लास्ट ईयर में, इस तरह के प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं, तो उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा, आप लिख लीजिएगा। एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सभी के साथ शेयर करिए। यानी कि आप अपने इंस्टा स्टोरी, व्हाट्सएप और जो भी चीज़ चलाते हैं सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। जहांगीर की स्थापत्य कला में रुचि कम थी, वह चित्रकारी पसंद करता था, फिर भी उसने भवनों का निर्माण कराया। पहला अकबर का मकबरा, दूसरा एतमाद उद दौला।
और तीसरा जहांगीर का मकबरा, चौथा मोती मस्जिद जो कि यह लाहौर में बनाई गई है। नेक्स्ट है अकबर कालीन चित्रकला पर प्रकाश डालिए। अकबर कालीन चित्रकला पर प्रकाश डालिए या फिर अकबर के अधीन मुगल चित्रकला का वर्णन कीजिए। सबसे पहले अकबर, इसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जहांगीर कालीन चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए या फिर जहांगीर के राज्यकाल में मुगल चित्रकला अपनी चरम सीमा पर थी, चर्चा कीजिए। जहांगीर कालीन चित्रकला पर प्रकाश डालिए। जहांगीर के अंतर्गत मुगल चित्रकला की विशेषताओं का निरूपण कीजिए। जहांगीर, सबसे पहले हेडिंग, पर्सी ब्राउन के अनुसार, यानी विभिन्न प्रकार के इतिहासकार हैं उनके अनुसार बताया गया है। नेक्स्ट है संत रामानुजाचार्य के बारे में लिखिए। संत रामानुजाचार्य रामानुज का जन्म मद्रास के समीप तिरुपति अथवा पेरुम्बर नामक स्थान में 1016 ईस्वी में हुआ था। 1016 ईस्वी में हुआ था। ये शंकराचार्य के अनुयायी था। कांजीवरम के निवासी यादव प्रकाश के प्रथम शिष्य थे। गुरु से मतभेद होने के कारण उन्हें निष्कासित कर दिया गया। यमुना मुनि ने उन्हें आमंत्रित कर श्रीरंगम में शिक्षा दी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे प्रश्न है रामानंद। तो महान धर्म तथा समाज सुधारक रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग के कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुई थी। प्रारंभिक गुरु वेदांत दार्शनिक थे। आगे चलकर राघवानंद को अपना गुरु बनाया। राघवानंद श्री संप्रदाय के महान संत थे। अनुशासन संबंधी विषय पर गुरु से मतभेद होने के कारण इन्होंने मठ त्याग दिया और उत्तर भारत की ओर चले गए। यहाँ पर इसका उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा समाज सुधारक कबीर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निराशा तथा हतोत्साह के व्याप्त वातावरण में क्रांतिकारी कबीर का जन्म 1425 ईस्वी में एक विधवा ब्राह्मणी के यहाँ हुआ था। लोक लज्जा के भय से उसने नवजात शिशु को वाराणसी के लहतारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया, जहाँ निसंतान जुल्हा नीरू तथा उसकी पत्नी नीमा ने उसे उठा लाए और उनका नाम कबीर रखा। इस प्रकार कबीर का प्रारंभिक जीवन एक मुस्लिम परिवार में व्यतीत हुआ, लेकिन कबीर ने स्वयं को हिंदू मुस्लिम से परे रखकर एक योगी कहा। कबीर शिक्षा दीक्षा किसी संस्था में नहीं हुई। उन्होंने स्वयं इस बात को कई स्थानों पर दोहराया। उन्होंने एक दोहा लिखा है, मसी कागद छुयो नाही, कलम गयो नाही हाथ। रामानंद ने उन्हें राम भक्ति का मंत्र दिया, हिंदू धर्म तथा दर्शन संबंधी शिक्षा दी। कबीर की शिक्षा देशाटन, सत्संगति तथा विभिन्न संप्रदायों के साथ संपर्क का परिणाम थी। इस अनपढ़ का प्रभाव पढ़े लिखे व्यक्तियों से कहीं अधिक था। वह स्वयं सिकंदर लोदी ने उनके प्रभाव को स्वीकार किया था। कबीर एक महान समाज सुधारक थे। हिंदू समाज की जाति प्रथा, नारी वर्ग का नैतिक अवमूल्यन, पर्दा प्रथा, बाल विवाह उनके लिए सहानुभूति का विषय बन गया था। आगे बढ़ते हैं हम। समाज सुधारक गुरु नानक। यह नानक एक महान समाज सुधारक भी थे। उन्होंने सूक्ष्म दृष्टि से राजनीतिक धर्मांधता का सामाजिक संगठन पर प्रभाव का अध्ययन किया। उनके समाज सुधारक के विचारों को निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है। पहला, जाति प्रथा का विरोध उन्होंने किया। दूसरा, समन्वयवाद। क्या दिया है? समन्वयवाद। और दिया है एक दोहा है, पारब्रहा प्रभु एकु है दूजा नाही कोई। इस प्रकार नानक ने सांप्रदायिक भेदभाव को समाप्त कर हिंदू मुसलमानों के बीच समन्वयवाद का सिद्धांत अपनाने का प्रयास किया। दूसरा है स्त्रियों के प्रति सुधारवादी दृष्टिकोण। तीसरा है समाज
समन्वयवाद एवं मानवतावाद, आध्यात्मिक समाज सुधारक और श्रीमद्भल्लाचार्य। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को बताया जाएगा। आज के लिए इतना काफ़ी।